हेलो क्लास 12th, हाउ आर यू। बेटा आज हम अपनी यूनिट नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 6 को अभी के लिए स्किप कर रहे हैं, पहले 7, 8, 9 करेंगे और फिर 6 पे जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा याद करें क्लास 10th को, तो आपने वहाँ पर मिरर और किसके साथ डील किया था, लेंसेज के साथ। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ये कौन सा मिरर है आपका, कनकेव है। ठीक है, तो ये F होता था और ये क्या होता था बेटा, C होता था, है ना। और C पर अगर आप जब ऑब्जेक्ट को रखते थे तो होता क्या था, यहाँ से लाइट जाएगी और वो कहाँ से पास हो जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी, आप ऐसे बोलते थे। ठीक है, और एक लाइट फोकस से जाएगी और वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी और कट कर इमेज वहाँ पर कहाँ पर बनेगी, वापस C पर बनेगी। ठीक है, ऐसे बोलते थे। अगर आप नोटिस करो, यहाँ पर आपने जो लाइट पार्टिकल का पाथ कैसा लिया है, स्ट्रेट लिया है। मतलब ये चीज़ यहाँ पर है, फिर यहाँ पर होगी, फिर यहाँ पर होगी, फिर यहाँ पर। ठीक है, समझ रहे हो बात आपको। मतलब आपने माना है कि लाइट कैसे चल रही है, स्ट्रेट चल रही है, एक पार्टिकल के जैसे चल रही है। अगर आप कांच की गोली को ऐसे फेंकें तो वैसे जाएगी और टकरा कर लाइट ऐसे आ जाएगी। तो वो लाइट कैसे चल रही है, पार्टिकल के जैसे चल रही है। तो लेंसेज और मिरर में आप क्या एज्यूम करते हो कि लाइट का नेचर कैसा है, पार्टिकल नेचर है, स्ट्रेट लाइन में मूव करती है लाइट। ठीक है, लेकिन ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा कब, ऑप्टिक्स में, लेकिन कुछ पार्ट है इसलिए थोड़ा सा पहले डिस्क्राइब करना पड़ रहा है। ऐसे ही एक आपके यंग्स नाम के साइंटिस्ट थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, एक गत्ता लिया और उसमें 2 छेद कर दिए। ठीक है, और यहाँ पर एक बल्ब रख दिया। तो उन्होंने सोचा था कि लाइट यहाँ से आएगी, ठीक है, इन छेद से डायरेक्ट पास होकर आएगी स्ट्रेट लाइन में मूव करती हुई, और यहाँ पर क्या बनेगा, एक ब्राइट स्पॉट बनेगा और यहाँ पर एक ब्राइट स्पॉट बनेगा। क्लियर है बात। उनकी ये धारणा थी, क्योंकि वो जब तक ये माना जाता है कि लाइट कैसे चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। लेकिन जो उनको मिला वो काफ़ी परेशान करने वाला था, और उस चीज़ ने मजबूर किया साइंस बिरादरी को ये सोचने के लिए, क्या सच में लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है। उनको कुछ इस तरीके का अजीब और गरीब पैटर्न देखने को मिला। ये है क्या बेटा, यहाँ पर ब्राइट मिला, यहाँ पर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, इस तरीके से कंजुगेटली आपको ब्राइट और डार्क के क्या मिले, पैटर्न मिले। ठीक है, और जब इस चीज़ को स्टडी किया गया तो वहाँ से ये पता चला कि लाइट के पास वेव नेचर भी है। कैसा नेचर है, वेव नेचर, वेव नेचर। और ये बात आप देख भी चुके हैं किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में लाइट कैसे चलती है, ट्रांसवर्सली चलती है। क्लियर है। तो ये 2 बातें मैं आपको बताना चाहता था कि लाइट के पास कैसा नेचर होता है, पार्टिकल भी, और कैसा होता है, वेव नेचर भी। क्लियर है बात आपको। इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 7 में हम मान कर चलेंगे कि लाइट के पास कैसा नेचर है, पार्टिकल नेचर है। मतलब जो बात होगी वो पार्टिकल नेचर के साथ होगी। तो आपसे कभी भी कोई पूछे, इस चैप्टर में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह के बारे में बात करेंगे अभी, तो पूछे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट का नेचर कैसा माना गया है, तो आपको बोलना है कैसा माना गया है, आपका पार्टिकल नेचर माना गया है। क्लियर हो रही कि नहीं हो रही बात आपको। ठीक है, चलिए ये तो बात हम फिर से रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर 6 में कि लाइट के पास 2 नेचर हैं, एक वेव नेचर है और एक पार्टिकल नेचर है, और पार्टिकल नेचर को हम मानेंगे इस चैप्टर में डोमिनेट। ठीक है, अब सेकंड डील करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। मान लो एक मेटल सरफेस है, ठीक है, और मेटल सरफेस में जो भारी सतह है, ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं, ये बुक है, ठीक है, इस बुक में थिकनेस भी है आपकी कुछ, तो मेटल्स और आप मेटल कह रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रॉन्स अंदर भी होंगे। ठीक है, अगर मैं इसकी थिकनेस दिखाऊँ आपको, लेट दिस विल बी द थिकनेस, तो इलेक्ट्रॉन्स तो हर जगह बेटा है ना, इलेक्ट्रॉन्स और जो न्यूक्लियस वगैरह है वो हर जगह है। लेकिन मैं बात करूँगा आपकी सरफेस की, सरफेस पर भी इलेक्ट्रॉन है और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। देखो, जो सरफेस पर इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो न्यूक्लियस से बहुत दूर होंगे, हाँ के ना, सबसे फार यही होंगे। क्लियर है कि नहीं बात आपको। लेट यहाँ पर, तो इनके बीच में अट्रैक्शन भी कम होगा, और अट्रैक्शन कम होने की वजह से ये फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे बिहेव करते हैं। मतलब इनको काफ़ी कम एनर्जी चाहिए यहाँ से निकालने के लिए। देखो, इनके बीच में कुछ अट्रैक्शन तो है, ठीक है, लेकिन इससे कम है, इस पेयर से अट्रैक्शन कम है इस पेयर का। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन के जैसे बिहेव करते हैं और यही कंडक्शन और हीट ट्रांसफ़र में मदद करते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है कि अगर इसको यहाँ से निकालना है तो बहुत कम एनर्जी देनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू दिस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन आपके क्या हैं, सरफेस पर मिलते हैं, लेकिन वो ऐसे भी नहीं है कि अब बाहर गिरे पड़े हैं बिल्कुल ही, थोड़ी सी एनर्जी दो टपक जाएंगे, कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी और फिर वो बाहर निकल जाएंगे। क्लियर है बात आपको। दिस इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो आउटर मोस्ट शेल में हैं, जो सरफेस पर है, उन्हें क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं बेटा। ओके जी।
क्लियर हो गया। नेक्स्ट डील करेंगे किसके साथ, वर्क फंक्शन के साथ। अच्छा, अब इस बात को समझो, मान लो ये मान लो न्यूक्लियस है और ये वो सरफेस पर इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में अट्रैक्शन है तो ये जा नहीं पाएगा। ये जैसे ही जाना चाहेगा क्या होगा कि ये क्या हो जाएगा, पूरा मेटल पॉजिटिव हो जाएगा। देखो जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो आप क्या हो जाते हो, पॉजिटिव, जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन अपने आप बाहर नहीं जा सकता। तो अब क्या करें जी, तो आप क्या करो, बाहर से इसको एनर्जी दो इलेक्ट्रॉन को। ये कुछ ऐसा ही है कि एक वर्कर है, वो किसी दुकान पर लगा हुआ है, ठीक है। अगर आपको उस वर्कर को उस दुकान से तोड़कर अपनी दुकान पर लगाना है तो आपको उसको क्या देना पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे। और कम से कम कितने पैसे देने पड़ेंगे, जितना इनके बीच में अट्रैक्शन है, जितना ये वाला मालिक इसको पैसे दे रहा है। क्लियर है कि नहीं बात आपको। तो आपको बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर एनर्जी ज़्यादा होगी तो जल्दी आएगा, अगर एनर्जी इक्वल होगी तो निकलेगा जस्ट, और एनर्जी कम होगी तो नहीं निकलेगा। मान लो ये इसको 10,000 रुपये देता है, आपने 8,000 रुपये दिखाए, तो क्या ये आएगा, कभी नहीं आएगा। आपने इसको 10,000 रुपये दिखाए तो इसके दिमाग में एक विचार आएगा, बस हो सकता है निकल जाए, बस धीरे धीरे सोचेगा। लेकिन आपने जैसे इसको 15,000 रुपये दिखाए तो ये भागता हुआ आपके पास आएगा। क्लियर है, वही थ्योरी है, ठीक है। अभी क्या है कि ये सरफेस थी आपकी, और आउटर मोस्ट सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है उसी को निकालना अपने को, अंदर कोई डीप में है उसको, उसके साथ डील नहीं करना। तो कितना मिनिमम वर्क मुझे करना पड़ेगा, कितनी मिनिमम एनर्जी मुझे सप्लाई करनी पड़ेगी सच डेट ये इलेक्ट्रॉन निकल आए, उसी को बोलते हैं वर्क फंक्शन। उसी को क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन, और इसको फाई से डिनोट करते हैं। क्लियर है बात आपको, ठीक है। अब देखो, क्योंकि आप क्या फेंक रहे हो, आप फेंक रहे हो लाइट को, लाइट एनर्जी को, और आपको पता है कि लाइट एनर्जी कैसे डिनोट होती है, h इंटू न्यू से, ठीक है कि नहीं बात आपको। E = h न्यू। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, और चांस ऑफ इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट भी क्या होंगे, ज़्यादा, चांस भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम, एनर्जी कम तो चांस भी कम, और क्या पता निकलेगी ना यार। क्लियर है बात आपको, ठीक है। तो E = h न्यू। तो मिनिमम एनर्जी जो चाहिए सच डेट वो इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो उसके कोरोस्पोंड एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी होगी, है ना। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ही ये एनर्जी इसके अट्रैक्शन से ज़्यादा होगा और ये निकलेगा, और इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आप सुनते जाओ मेरी बात। E क्या है, वो एनर्जी जो चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, जिसे आपने वर्क फंक्शन भी बोला है, और उसको आपने क्या बोला, E = h न्यू, ठीक है कि नहीं बात आपको, ठीक है। और वो फ्रीक्वेंसी जिस पर ये निकलेगा, इलेक्ट्रॉन जस्ट निकलेगा, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसको डिनोट करते हैं क्या, न्यू नोट से। क्लियर है बात आपको भाई। मान लो आपने फ्रीक्वेंसी ज़्यादा डाली न्यू नोट से, तो पक्का इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है कि नहीं बात आपको। इस पर भी निकल जाएगा परंतु इस पर नहीं निकलेगा। क्लियर है कि नहीं बात आपको। ये है आप जो डाल रहे हो, और वो है जो मिनिमम चाहिए जिस पर ये इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ठीक है कि नहीं बात। आप सोचो, आप एनर्जी डाल रहे हो तो जरूरी थोड़ी आप हमेशा इसके कोरोस्पोंड डालो, आप ज़्यादा भी डाल सकते हो तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा और भागता हुआ आपके पास आएगा। क्लियर है बात आपको। तो मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए एक आपको पता चल गया है। एक सिंपल सी बात है, मान लो 10 चाहिए और अगर आपने 11 डाली तो निकलेगा, तो ये 11 कोरोस्पोंड है h न्यू के जो डाली, ये वो फ्रीक्वेंसी है, और ये किसके कोरोस्पोंड है, h न्यू नोट के। क्लियर है बात आपको, ये किसके कोरोस्पोंड है, h न्यू नोट के। समझ आ रही है बेटा आपको बात, ठीक है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ए इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, वर्क फंक्शन, और उसके कोरोस्पोंड क्या होता है, आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब आपको पता है क्योंकि हम लाइट के साथ डील कर रहे हैं, लाइट डाल रहे हैं, तो c को क्या लिख सकता हूँ मैं, लैम्बडा इंटू न्यू, ठीक है कि नहीं बात आपको। ये पता है c क्या होती है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और 1 अपॉन टाइम को फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तो अल्टीमेटली इस लैम्बडा को क्या लिख सकता हूँ मैं, c/λ, ठीक है कि नहीं बात आपको। इस न्यू को क्या लिख सकता हूँ मैं, c/λ। तो जो वर्क फंक्शन आपका था जो कि h न्यू के बराबर था, उसको क्या लिखा जा सकता है, h/c/λ नॉट। दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, ठीक है कि नहीं बात। अगर आप ध्यान से देखो, अब आप बोलोगे कि इट इज़ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी फॉर विच एन इलेक्ट्रॉन कैन रिमूव, हाँ के ना, फ्रॉम द आउटर मोस्ट सरफेस, ठीक है। दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसके साथ मिनिमम लगेगा, हाँ के ना,
मिनिमम फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे, मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सरफेस। ठीक है, अभी लैम्डा नोट के साथ मिनिमम लगना चाहिए कि मैक्सिमम। अगर ये मिनिमम है तो ये चीज़ अपने आप मैक्सिमम होगी। देख लो आप, ये मिनिमम है तो ये क्या होगी, मैक्सिमम। तो आप इसको बोलेंगे दिस इज द मैक्सिमम वेवलेंथ फॉर विच ए इलेक्ट्रॉन कैन बी रिमूव फ्रॉम द आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ ए मेटल पीस। क्लियर है बात आपको, वर्क फंक्शन आपको क्लियर हुआ। अब आप देखो हर पर्टिकुलर मेटल का वर्क फंक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा, है ना। कोई अपने इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा होगा, कोई कम हो रहा होगा, डेट डिपेंड अपॉन दी कि किस तरीके से उनके बीच में बॉन्डिंग्स हैं। क्लियर है बात। तो वर्क फंक्शन हर मेटल का अलग अलग हो सकता है। और आप बुक में देखेंगे सीजियम नाम का एक मेटल होता है, ठीक है, मेटल सरफेस है, उसका वर्क फंक्शन सबसे अधिक होता है। क्लियर है बात आपको, ठीक है। अभी इलेक्ट्रॉन एमिशन की बात करेंगे, हमें इलेक्ट्रॉन को निकालना है। इस इलेक्ट्रॉन के पीछे क्यों पड़े हुए हैं हम वो भी देखेंगे। पहले हम इस इलेक्ट्रॉन को निकाल कर मानेंगे, और निकालने के अलग अलग तरीके हैं। ये तो मैंने लाइट वाला तरीका दिखा दिया, जिससे लाइट फेंकी आपने और इलेक्ट्रॉन निकल गया, और उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटोन का मतलब क्या, लाइट डालो और वहाँ से क्या निकाल लो, इलेक्ट्रॉन निकाल लो। ठीक है, अब एक तरीका हो सकता है कि आप इसको हीट करें। हीट करेंगे तो क्या होगा, इसके पास सफिशिएंट एनर्जी आ जाएगी कि वो इस एनर्जी से जो इनके बीच जो अट्रैक्शन है उससे क्या कर पाए, ओवरकम कर पाए। उस पर्टिकुलर मेथड को क्या बोलते हैं, थर्मोआयनिक एमिशन। ठीक है, अब एक तरीका और हो सकता है, आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना है। इलेक्ट्रॉन को निकालना मतलब आपको इस तरफ इसके ऊपर फोर्स लगाना है, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लगा दें। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रॉन भागते हैं, इसको एनर्जी मिलेगी। ऐसे तरीके को क्या बोलते हैं, फील्ड एमिशन बोलते हैं। क्लियर है बात आपको। सेकेंडरी एमिशन क्या है, आप एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर क्या करें, स्ट्राइक करें। फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन टकराएगा और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ये रिलीज, क्योंकि ये अपनी पूरी एनर्जी, इसको हेड ऑन कोलिजन होगा ना, ये रेस्ट पर था और ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन आया, मान लो v वेलोसिटी से। तो आपको पता है क्लास 11th इलास्टिक कोलिजन, ठीक है, तो ये पूरी की पूरी एनर्जी इसको क्या कर देगा, ट्रांसफ़र कर देगा। ये तो खुद तो रेस्ट पर आ जाएगा और इसको पूरी की पूरी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा, और पूरी की पूरी जब एनर्जी ट्रांसफ़र होगी तो ये एनर्जी इस एनर्जी से ज़्यादा हो जाएगी और ये क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्लियर है बात आपको, ठीक है जी। अब डिस्कस करते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। हम बेसिकली इस चैप्टर में इस चीज़ को पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को, और उसके क्रॉसपोंडिंग जो इफेक्ट होता है वो होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए, एक मेटल सरफेस है और आपने इसके ऊपर लाइट फेंकी, लाइट फेंक दी आपने और इलेक्ट्रॉन को क्या निकाल लिया, लेकिन जो लाइट होगी उसके पास मिनिमम एनर्जी होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकला, अगर आप कंटिन्यूस लाइट फेंकेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे। अगर आप किसी सर्किट में इसको यूज़ कर पाए, मान लो किसी भी सर्किट में आपने यूज़ कर लिया, ठीक है, ये कोई भी डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रॉन आपने यूज़ कर लिए, तो अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो अल्टीमेटली करंट मूव कर रहा है उसके अपोजिट, तो आपने करंट क्या प्रोड्यूस कर दिया इस डिवाइस में। मान लो ये एक डिवाइस है और उसमें इलेक्ट्रॉन गए, सर्कुलेट हुए, तो अल्टीमेटली इसमें इलेक्ट्रॉन मूव किए तो मैं बोलूँगा करंट मूव हुआ, और करंट मूव हुआ तो वो करंट क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। क्लियर है बात। और इस पूरे फिनोमिना को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आप समझते जाओ बेटा बात को, इस टॉपिक को आज सिर्फ बेसिक देखेंगे। बाहर से एनर्जी लेट डाली आपने E, ठीक है कि नहीं बात आपको। अगर E ज़्यादा है E नॉट से तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और इक्वल टू हुआ तो भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इनमें क्या डिफरेंस है कि भाई दोनों में निकल रहे हैं, कुछ तो डिफरेंस होगा, वो अभी डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट, लेकिन अगर E लेस देन है E नॉट से, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। क्लियर है कि नहीं है बात आपको, ठीक है कि नहीं बात। और इस E नॉट को आपने बोला है H न्यू नॉट। H इज कॉल्ड व्हाट, प्लैंक कांस्टेंट, इज न्यू नॉट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इस E को लिखूंगा मैं H न्यू, ठीक है कि नहीं बात आपको, डिफरेंशिएट करने के लिए। क्लियर है। अब देखो आप रियलिटी में, देखो आप रियलिटी में क्या है, लाइट के पास 7 कलर है ना, लाइट के पास 7 कलर है, विबग्योर। लास्ट क्लास में देखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाली क्लास में, लास्ट में सेकंड लास्ट में, रेड के पास वेवलेंथ अधिक है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ अधिक है और फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, जबकि वॉयलेट के पास फ्रीक्वेंसी क्या है, मैक्सिमम है। तो अगर आप लाल लाइट को डालते हैं तो आप देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन निकलता ही नहीं है सर्किट में। अगर जो सर्किट इसके साथ लगा रखा आपने उसमें करंट आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पास फ्रीक्वेंसी कम है तो अल्टीमेटली एनर्जी कम है और वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को मैच नहीं कर रही। अरे यार, थ्रेशोल्ड एनर्जी को समझ रहे होगे कि नहीं समझ रहे हो आप बात आपको। मान लो आपको कोई चीज़ खरीदनी है दुकान से, तो उसकी मिनिमम जो वैल्यू है जिस पर वो दुकानदार वो दे देगा, वही क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। मान लो
दुकानदार ने 120 बोला, क्लियर है बात, आपने 110 बोला, दुकानदार के वो 100 की पड़ी हुई है तो वो दे देगा यार। जो उसका क्रय मूल्य है, जो उसका कॉस्ट प्राइस है, वो उसके लिए एक तरीके से क्या है, थ्रेशोल्ड वैल्यू है, उससे कम में नहीं देगा वो। समझ आई बात आपको? तो आपने एनर्जी फेंकी रेड पर, तो रेड पर इलेक्ट्रॉन निकले ही नहीं, क्लियर है बात। फिर आपने किसका नंबर लिया, ऑरेंज पर, और ऑरेंज पे भी नहीं निकले, तो आप बोलेंगे कि जो ऑरेंज की फ्रीक्वेंसी है दैट डज नॉट मैच द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस पर्टिकुलर मेटल पीस। क्या पता किसी और पर निकल जाए, लेकिन इस पर नहीं निकल रहे हैं। और फिर येलो फेंकी तो इलेक्ट्रॉन निकल गए, हाँ के ना, इलेक्ट्रॉन निकल गए, क्लियर है बात। और इन इलेक्ट्रॉन को मैंने इस डिवाइस में यूज़ कर लिया तो क्या क्रिएट कर दिया, करंट, एंड दैट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब बात करते हैं कि E ग्रेटर देन और इक्वल टू इसके लिए, जब मान लो इक्वल टू एनर्जी आई, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जस्ट निकल कर यहाँ पर रुक जाएगा, मतलब उसके पास कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी। लेकिन अगर आपने E ग्रेटर देन E नोट फेंका, मान लो आपने क्या किया, वही नौकर और मालिक वाला केस दिखाता हूँ, इसने इसको 10,000 रुपये दे रखे थे, आपने भी 10,000 रुपये दिखाए, तो हो सकता है कि आपके पास आ जाए, लेकिन इसकी स्पीड उतनी नहीं होगी आने की। लेकिन आपने इसको अगर 12,000 या 15,000 दिखाए तो भागता हुआ आपके पास आएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, E जो एनर्जी आपने सप्लाई की वो दो काम करेगी, एक तो वो वर्क फंक्शन को हैंडल करेगी, हाँ के ना, वर्क फंक्शन तो मिनिमम एनर्जी लगेगी, प्लस काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी उस इलेक्ट्रॉन को, क्लियर है बात आपको। E जो आपने बाहर से दी, ये मिनिमम किसकी है, जिद है मेटल सरफेस की, और फिर आपका काइनेटिक एनर्जी मिलेगी अगर ये वाला केस है तो, क्लियर है। इस केस में काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। इसी इक्वेशन को बेटा बोलते हैं आइंस्टीन की इक्वेशन, आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसके लिए आइंस्टीन साहब को क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था इस इक्वेशन के लिए, क्लियर है बात आपको, ठीक है। वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो होपफुली बेसिक पार्ट आपको आज क्लियर हुआ होगा। कल इसका एक्सपेरिमेंटल स्टडी पढ़ेंगे और उसके ऊपर डिफरेंट जो ग्राफ हैं उनको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।